ग्लोबल सॉल्यूशंस में आपका फिर से एक बार स्वागत है। विद्यार्थियों, इस वीडियो में कक्षा 12वीं की जो प्रश्न बैंक आई है राजनीति विज्ञान की, उसमें जो अध्याय 2 दिया हुआ है द्विध्रुवीयता का अंत, उसका यहाँ पर पूरा समाधान किया जाएगा। अध्याय 2 के दिए हुए सारे प्रश्न आपके सामने। तो आइए हम शुरू करते हैं। विद्यार्थियों, इस अध्याय से वस्तुनिष्ठ 3 अंक के प्रश्न आएंगे। यहाँ जो प्रश्न दिए हैं, पहला है द्विध्रुवीयता के उदय का कारण था। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए हैं। 2 महाशक्तियों का उदय, बड़ी शक्तियों की कम संख्या, परमाणु हथियारों की दौड़, उपयुक्त सभी। तो इसका उत्तर आएगा उपयुक्त सभी। दूसरा है सोवियत बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो लेनिन के द्वारा किया गया। तीसरा दिया है कठोर द्विध्रुवीय व्यवस्था का दशक माना जाता है। तो उत्तर आएगा 1945 से 1955। चौथा है बोल्शेविक क्रांति हुई रूस में। शॉक थेरेपी को किस वर्ष अपनाया गया? 1990 में। अब आते हैं 2 अंक के प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न दिया है सोवियत संघ के पतन का प्रमुख कारण लिखिए। तो उत्तर आएगा देश की राजनीतिक और आर्थिक संस्थाओं की आंतरिक कमजोरी सोवियत संघ के विघटन का प्रमुख कारण थी। दूसरा प्रश्न दिया है शॉक थेरेपी क्या थी? शॉक थेरेपी का अर्थ है आघात पहुंचाकर उपचार करना। सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस, मध्य एशिया के गणराज्य और पूर्वी यूरोप के देशों में साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर परिवर्तन के मॉडल को शॉक थेरेपी कहा गया। अगला प्रश्न दिया है द्विध्रुवीयता का अर्थ स्पष्ट कीजिए। उत्तर लिखेंगे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूरी दुनिया 2 खेमों में बंटती जा रही थी। एक खेमे के जो नेतृत्व करता थे वो पूंजीवादी अमेरिका था और दूसरे खेमे का नेतृत्व साम्यवादी रूस कर रहा था। यही द्विध्रुवीयता है। सोवियत प्रणाली के कोई 2 दोष लिखिए। पहला दोष लिखेंगे सोवियत प्रणाली में नौकरशाही का प्रभाव बढ़ता गया। दूसरा लिखेंगे सोवियत संघ में एक दलीय कम्युनिस्ट पार्टी का शासन था जो किसी के प्रति जवाबदार नहीं थी। अब आते हैं 3 अंक के प्रश्न पर। पहला प्रश्न दिया है सोवियत प्रणाली के कोई 4 दोष लिखिए। तो पहले प्रश्न में, इसके पहले जो प्रश्न हमने देखा उसमें 2 दोष पड़े थे, उन्हें फिर से रिपीट करेंगे। पहला लिखेंगे सोवियत प्रणाली में नौकरशाही का प्रभाव बढ़ता गया। दूसरा लिखेंगे सोवियत संघ में एक दलीय कम्युनिस्ट पार्टी का शासन था जो किसी के प्रति जवाबदार नहीं था। तीसरा आएगा नागरिकों का जीवन कठिन था जबकि दल के नेता और सरकारी कर्मचारी बेहतर जीवन यापन करते थे। चौथा लिखेंगे सोवियत प्रणाली में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं थी। अगला प्रश्न दिया है सोवियत संघ विघटन हेतु उत्तरदायी 4 कारण लिखिए। पहला कारण लिखेंगे कम्युनिस्ट पार्टी का अंकुश। सोवियत संघ पर कम्युनिस्ट पार्टी ने 70 सालों तक शासन किया और यह पार्टी अब जनता के प्रति जवाबदेह नहीं रह गई थी। पार्टी के अधिकारियों को आम जनता से अधिक विशेषाधिकार प्राप्त था। लोग अपने को राजव्यवस्था और शासकों से जोड़कर नहीं देख पा रहे थे। साथ ही चुनाव का कोई भी विकल्प नहीं था। धीरे धीरे सरकार का जनाधार खिसकता जा रहा था जो सोवियत संघ के पतन का कारण बना। अगला है गोर्बाचेव द्वारा किए गए सुधार एवं जनता को प्राप्त अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। जब गोर्बाचेव ने सुधारों को लागू किया और व्यवस्था में लोगों को ढील दी तो लोगों की आकांक्षाओं का ऐसा ज्वार उमड़ा जिसका अनुमान शायद ही कोई लगा सकता था। धीरे धीरे खिंचतान में गोर्बाचेव का समर्थन हर तरफ से जाता रहा। अगला है राष्ट्रवादी भावनाओं और संप्रभुता की इच्छा का उभार। रूस और बाल्टी गणराज्य, यूक्रेन और जॉर्जिया जैसे सोवियत संघ के विभिन्न गणराज्य इस उभार में शामिल थे। राष्ट्रीयता और संप्रभुता के भावों का उभार सोवियत संघ के विघटन का अंतिम और तत्कालिक कारण सिद्ध हुआ। चौथा लिखेंगे राजनीतिक एवं आर्थिक संस्थाओं की अंदरूनी कमजोरियां। सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था वर्षों तक बाधित रही। इसमें उपभोक्ता वस्तुओं की व्यापक कमी हो गई और सोवियत संघ की एक बड़ी आबादी अपनी राज व्यवस्था को संदेह की नज़र से देखने लगी। फलस्वरूप यह स्थिति सोवियत संघ के पतन का कारण बनी। अगला प्रश्न दिया हुआ है सोवियत प्रणाली क्या थी, समझाइए। समाजवादी सोवियत गणराज्य रूस में हुई 1917 की समाजवादी क्रांति के पश्चात अस्तित्व में आया। यह क्रांति पूंजीवादी व्यवस्था के विरोध स्वरूप हुई थी और समाजवाद के आदर्शों एवं समतामूलक समाज की जरूरत से प्रेरित थी। यह निजी संपत्ति का अंत करने तथा समाज को समानता के सिद्धांत पर लड़ने का सबसे बड़ा प्रयत्न था। सोवियत प्रणाली निर्माताओं ने ऐसा करने के लिए राज्य तथा पार्टी की संस्था को प्राथमिक महत्व दिया। सोवियत राजनीतिक प्रणाली की आधारशिला कम्युनिस्ट पार्टी ही थी और इसमें किसी अन्य राजनीतिक दल अथवा विपक्ष के लिए कोई जगह नहीं थी। अगला प्रश्न दिया है शॉक थेरेपी के किन्हीं 4 परिणामों को लिखिए। पहला परिणाम लिखेंगे असमानता में वृद्धि। निजीकरण के कारण पूर्व सोवियत संघ के गणराज्यों के अमीर व गरीब लोगों के बीच असमानता अधिक बढ़ गई थी। पुराना व्यापारिक ढांचा तो नष्ट हो गया था लेकिन उनके स्थान पर कोई वैकल्पिक ढांचा नहीं दिया गया। शॉक थेरेपी से भूतपूर्व सोवियत संघ के खेमे के देशों की अर्थव्यवस्था चरमरा गई और लोगों को बेहतर जीवन की अपेक्षा बर्बादी का सामना करना पड़ा। दूसरा परिणाम लिखेंगे आर्थिक परिवर्तन पर अधिक ध्यान। आर्थिक परिवर्तन पर ही अधिक ध्यान दिया गया जबकि लोकतांत्रिक संस्थाओं का सही निर्माण नहीं हो सका। कहीं संसद शक्तिहीन रही तो कहीं राष्ट्रपति बहुत अधिक सत्तावादी
हो गए। इन देशों में संविधान निर्माण भी सही तरह से नहीं हो सका। तीसरा परिणाम लिखेंगे हम, गरीबी का प्रसार। शॉक थेरेपी के परिणामस्वरूप सोवियत संघ में गरीबी का प्रसार होने लगा। पहले लोगों को रियायती दरों पर वस्तुएं उपलब्ध होती रहती थी। अब वस्तुओं की कीमत बाजार के आकार पर निश्चित होती थी, जो पहले से अधिक थी। चौथा लिखेंगे, रूसी मुद्रा रूबल में गिरावट। शॉक थेरेपी के कारण रूसी मुद्रा रूबल के मूल्य में नाटकीय ढंग से गिरावट आई। मुद्रास्फीति इतनी अधिक बढ़ी कि लोगों की जमा पूंजी धीरे धीरे समाप्त हो गई और लोग निर्धन हो गए। विद्यार्थियों, अब हम 4 अंक के प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न दिया है, भारत रूस के आपसी संबंधों से भारत किस प्रकार लाभान्वित हुआ। इसमें पहला लिखेंगे, भारत को रूस से ऊर्जा संसाधनों एवं संयंत्र, तेल और जीवाश्म ईंधन मिलता है, जिससे हमारे देश की विभिन्न परियोजनाएं सुचारू रूप से संचालित होती है। दूसरा लिखेंगे, समय समय पर भारत को रूस से युद्ध में प्रयुक्त होने वाले हथियारों की आपूर्ति होती है, जिससे हमारे सैन्य बल नवीन तकनीकी एवं युद्ध सामग्री से सुसज्जित हुए हैं। तीसरा बिंदु लिखेंगे, रूस से समय समय पर हमें अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद की प्रामाणिक जानकारी उपलब्ध कराई है, जिससे हमारा देश भारत आतंकवाद से सामना करने में और अधिक सक्षम हो पाया है। चौथा बिंदु लिखेंगे, रूस भारत के साथ चीनी शक्ति संतुलन को बनाए रखने तथा मध्य एशिया में भारतीय पहुंच बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता चला आ रहा है। पांचवा बिंदु भी देख लीजिए आप, भारत को रूस में अपनी संस्कृति, भाषा, साहित्य तथा फिल्मों इत्यादि का प्रचार प्रसार तथा विस्तार करने का काफ़ी लाभ हुआ। रूस में सदैव भारतीय संस्कृति एवं साहित्य की प्रतिष्ठापूर्ण स्थिति रही है। रूस के घर घर में जहाँ भारतीय फिल्मों, कलाकारों को अच्छी तरह जाना जाता है, वहीं हमारे देश के फिल्मी गीतों तथा गज़लों की भी रूस में धूम मची रहती है। दूसरा प्रश्न दिया है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ महाशक्ति के रूप में क्यों उभरा। कोई 3 कारण लिखिए। पहला कारण लिखेंगे, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अधिकतम पूर्वी देशों को सोवियत संघ ने स्वतंत्रता दिलाई थी। युद्ध के बाद ये देश सीधे सोवियत संघ के प्रभाव व समर्थन में आ गए। दूसरा लिखेंगे हम, सोवियत संघ की संचार प्रणाली अत्यधिक आधुनिक एवं उन्नत प्रकार की थी। तीसरा लिखेंगे हम, सोवियत संघ के पास विशाल ऊर्जा संसाधन थे, जिनसे खनिज तेल, लोहा, इस्पात तथा मशीनरी इत्यादि प्रमुख रूप से सम्मिलित थे। चौथा लिखेंगे, सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर शेष विश्व की अपेक्षाकृत कहीं अधिक विकसित थी। अगला प्रश्न दिया है तीसरा, भारत जैसे देशों के लिए सोवियत संघ के विघटन के क्या परिणाम हुए। तो सोवियत संघ के विघटन के भारत पर क्या प्रभाव पड़े, क्या परिणाम हुए, ये लिखना है हमें। तो पहला लिखेंगे हम, भारत शीत युद्ध को रोकने की चाह करने वाले राष्ट्रों में अग्रणी राष्ट्र था। उसे महसूस हुआ कि अब विश्व में शीत युद्ध का दौर और अंतर्राष्ट्रीय तनावपूर्ण वातावरण एवं संघर्ष की समाप्ति हो जाएगी। भारत ने महसूस किया कि अब सैन्य गुटों के गठन की प्रक्रिया रुकेगी तथा हथियारों की तेज दौड़ भी थमेगी। भारत में सरकार तथा जनता को एक नई अंतर्राष्ट्रीय शांति की संभावना दिखाई देने लगी। दूसरा लिखेंगे, सोवियत संघ के विघटन के पश्चात भारत ने विश्व की एकमात्र महाशक्ति संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ मजबूत संबंध बनाने की ओर रुख किया। तीसरा परिणाम लिखेंगे, भारत रूस के लिए हथियारों का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार देश है। रूस भारत की परमाणविक योजना के लिए महत्वपूर्ण है। भारत और रूस विभिन्न वैज्ञानिक परियोजनाओं में साझेदार है। इस प्रकार स्पष्ट है कि सोवियत संघ के विघटन के पश्चात भारत ने अपनी विदेश नीति में थोड़ा सा परिवर्तन करके भारत के हितों की पूर्ति एवं अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की छवि को और अधिक सुधारा। चौथा परिणाम लिखेंगे हम, सोवियत संघ के विघटन से द्विध्रुवीयता समाप्त हो गई, जिससे भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वैदेशिक संबंध बनाने की राह आसान होती गई। विद्यार्थियों, यहाँ प्रश्नों के उत्तर तेज़ी से बोले गए ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। आप प्रश्नों के उत्तर को वीडियो की स्पीड कम करके या रोक कर भी देख सकते, समझ सकते हैं। विद्यार्थियों, अगली वीडियो में मिलेंगे हम अध्याय 3 के साथ। जैसे ही अगली वीडियो आए आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए, इसके लिए आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। तो विद्यार्थियों, मिलते हैं अगली वीडियो में।